जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, रशिया और भारत अब KH-47 M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इसी के साथ साथ Su-57E को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। रशिया और भारत Su-57 फाइटर जेट में KH-47 M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 10 से ज्यादा है। Su-57 आप सबको मालूम है 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। यह हाइपरसोनिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। ये कदम दोस्तों भारत की एडवांस एयर स्ट्राइक और डिटरेंस क्षमता को और मजबूत करेगा। अगर ये सौदा हो जाता है तो भारत दूर की दूरी से तेजी से और छुपकर हमला करने वाले हवाई हथियार को हासिल कर लेगा। वहीं भारतीय सेना ने 6 AK-630 30mm एयर डिफेंस गन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। ये गन एवल से मंगवाई जाएगी और हर यूनिट ट्रेलर बेस्ड होगी, जिसे HMV से टो भी किया जा सकता है। इसमें EOFCS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगेगा ताकि ड्रोन और कम ऊंचाई के हवाई खतरों को पहचान कर निशाना बनाया जा सके। ये कदम मिशन सुदर्शन चक्र के हिस्से के रूप में उठाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के सबकों को ध्यान में रखकर नागरिक केंद्रित सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। वहीं मुंबई की पारस डिफेंस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 46 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, जिसके तहत ये कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम्स की डिलीवरी करेगी जो कि दुश्मनों के ड्रोन को पहचान कर गिराने में सक्षम होंगे, यानी कि हार्ड किल बेस्ड ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स होंगे। वहीं दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर मिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भी BRO के पास ही था जो उमलिंगला पर था। ये सड़क प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बनाई जा रही है और इसे लिकारू मिगला फुकचे रोड कहा जाता है। ये सड़क दोस्तों सेना के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफी और साथ ही पर्यटन और स्थानीय डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगी। दोस्तों, रुद्र भारतीय सेना की एक ऐसी सोच है जो सभी लड़ाकू यूनिटों को एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता देगी। तेजी से बदलते हुए युद्ध के मैदानों, नई तकनीकों और चुनौतियों के बीच ये आपसी तालमेल यानी कि सिनर्जी हमारी सेनाओं को प्रोवाइड करेगी। भविष्य के लिए तैयार, मिशन पर केंद्रित और राष्ट्र की रक्षा के प्रति समर्पित होगी। भारतीय सेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भविष्य के युद्धों की तैयारी पर ध्यान दे रही है। ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट। वहीं दोस्तों, DRDO ने एक नई और बेहद शक्तिशाली 300 किलोवाट का लेजर हथियार सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। यह हथियार 20 किलोमीटर की दूरी से मेल क्लास के UAVs और मिसाइलों को खत्म कर सकता है। दरअसल दोस्तों, ये एक हाई पावर लेजर सिस्टम है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी का इस्तेमाल करके दुश्मनों के लक्ष्यों को जलाने या नष्ट करने का काम करता है। इसमें 50 से 70 सेंटीमीटर का टेलीस्कोप लगाया जा रहा है जो लेजर किरणों को बहुत सटीक तरीके से अपने टारगेट पर फोकस करेगा। DRDO की चेस लैब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने इस सिस्टम के लिए प्राइवेट पार्टनर से भी मदद मांगी है ताकि एक अत्याधुनिक बीम कंट्रोल सिस्टम यानी कि BCS बनाया जा सके। बीम कंट्रोल सिस्टम लेजर बीम को सही दिशा और टारगेट पर बनाए रखेगा। इसमें एक बड़ा टेलीस्कोप और एडेप्टिव ऑप्टिक्स होंगे जिससे हवा या मौसम की गड़बड़ियों के बावजूद भी बीम सटीक रहेगी। एक ऑप्टिकल हेड लेजर को हर दिशा में घुमाने में मदद करेगा और ये प्लस 180 डिग्री तक घूम सकता है दाएं और बाएं, -15 डिग्री से 70 डिग्री तक ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ये सिस्टम दिन रात और हर मौसम में काम करेगा क्योंकि इसमें थर्मल कैमरा और लेजर इल्यूमिनेटर दोनों लगे होंगे। इसका फील्ड ट्रायल 2027 से 28 के बीच किया जा सकता है। भविष्य में इसे ट्रक या हवाई प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा ताकि कहीं भी आसानी से इस्तेमाल हो सके। इसका ये परियोजना भारत को लेजर बेस्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भविष्य में यह सिस्टम स्वार्म ड्रोन्स, मिसाइल और हवाई खतरों से देश की सुरक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। वहीं दोस्तों, जो भारत का प्रोजेक्ट 77 है जिसके तहत न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी कि SSN बनाई जानी है, इसे लेकर भी एक अपडेट आया। दरअसल इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट 7,000 से 10,000 टन के बीच होगा। हर सबमरीन में करीबन 40 से 50 लंबी दूरी की मिसाइलें लगाई जाएंगी। मिसाइलों में ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइलें शामिल हो सकती है। मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से दागा जाएगा, यानी सबमरीन समुद्र के बीचों बीच से भी हमला कर सकती है। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेंगी, तेज और लंबे समय तक समुद्र में रहेंगी। प्रोजेक्ट 77 का उद्देश्य दूर के लक्ष्यों पर हमला करना है, वो भी बिना तट के नजदीक जाए। यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में मंजूर हुआ था। शुरुआती बजट 40,000 करोड़ रुपए का कहा गया था। रिपोर्ट्स बताती है कि पहली 2 सबमरीन 2036 से 37 में मिल सकती हैं और कुल 12 सबमरीन बनाई जानी है। दोस्तों, हाल ही में आप सबको मालूम है कि भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल लॉन्च करके एक बड़ी सफलता हासिल की थी। अब DRDO का अगला लक्ष्य है कि मिसाइल को कहीं भी सड़क या कठिन इलाकों में छिपाकर लॉन्च करने वाले वाहनों को बनाना।
इन्हें ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर कहा जाता है। पहले की अग्नि मिसाइलें जैसे कि अग्नि 2, 3, 4 और 5 भारी ट्रक और ट्रेलर से ले जाई जाती थी, लेकिन ये तरीका मुश्किल इलाकों में काम नहीं आता और दुश्मन के सैटेलाइट्स इसे आसानी से देख सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी में रेल लॉन्च प्लेटफॉर्म और टेल दोनों का मेल होगा, यानी मिसाइल को छिपाकर देश के किसी भी कोने में ले जाकर बहुत जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। अब डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड, महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर स्वदेशी टीईएल व्हीकल्स को बना रहा है। ये वाहन 8x8 या 10x10 पहियों वाले होंगे जो पहाड़, रेगिस्तान और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएंगे। इन वाहनों में दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्लास्ट डिफ्लेक्टर, कैमोफ्लाज और रडार से बचाव की तकनीक होंगी। 2028 तक 80% से ज्यादा हिस्से इनके भारत में बनाए जाएंगे। हालांकि प्रोजेक्ट काफी महंगा होगा, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सरकार से लंबे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट की अनुमति की भी जरूरत होगी ताकि निवेश वसूला जा सके। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द फाइटर जेट्स की जरूरतों के लिए राफेल सबसे आसान और भरोसेमंद ऑप्शन है। 36 राफेल पहले से ही भारतीय वायुसेना में है और इन्हें भारतीय मिसाइलों और उत्तम रडार के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन्स है, जबकि 42 की जरूरत है। इसके अलावा Su-57 को भी एक ऑप्शन के तौर पर उन्होंने बोला है। रशिया का Su-57 एक भारत के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसकी आपूर्ति और इंटीग्रेशन करना कठिन है, ये उन्होंने जरूर कहा है। वायुसेना का फोकस है कि नया ऑर्डर मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हो, जो कि राफेल के लिए दिया जाना है। इससे भारत में स्थानीय निर्माण, R&D और नौकरियां बढ़ेंगी। टाटा डासो जॉइंट वेंचर के जरिए 80% स्थानीय निर्माण और भविष्य के AMCA प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी साझा भी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि AMCA प्रोग्राम पर उन्हें पूरा भरोसा है। पहला फ्लाइट इसका 2028 और इंडक्शन 2035 तक संभव हो पाएगा और सही प्रयास से ये सब पहले भी हो सकता है। इवन उन्होंने कहा कि AMCA भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। योजना यह है कि कम से कम 6 स्क्वाड्रन्स के लिए मतलब 126 से 200 विमानों का बेड़ा तैयार किया जाएगा। विमान में ट्विन इंजन, सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन बे और एडवांस सेंसर फ्यूजन्स होंगे। Su-57 को लेकर उन्होंने कहा कि रूस का Su-57 अभी भी एक बड़ा ऑप्शन है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसका सख्त मूल्यांकन कर रही है। Su-57 में लंबी दूरी की मिसाइलें और ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन स्टेल्थ और सप्लाई चेन की चुनौतियां हैं। इंडियन एयरफोर्स MRF टेंडर के तहत 70 से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले ऑप्शंस को भी प्राथमिकता दे रही है, जहां पर राफेल को फायदा मिल रहा है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, AMCA भारत का भविष्य का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, लेकिन Su-57 भी एक बेहतर ऑप्शन भारतीय वायुसेना देख रही है। हालांकि यहां पर प्राथमिकता स्वदेशी टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया पर भी रहेगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि तेजस मार्क 2 मार्क 1A का बड़ा और बेहतर वेरिएंट है। मार्क 2 में अधिकतम हथियार क्षमता, लंबी रेंज और बेहतर उड़ान समय होगा। ये विमान इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स की कमी को भी पूरा करेगा और क्षेत्रीय तनाव के समय जरूरी मिशंस के लिए भी ये काम आएगा। वहीं दोस्तों एक खबर आ रही है जो कि रशिया और भारत को लेकर है, जहां पर एक टेंशन देखने को मिल सकती है आगे, जिसमें कि रशिया ने भारत के अनुरोध को नकारते हुए पाकिस्तान को RD-93MA इंजन सप्लाई करने का फैसला किया। ये इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जेट में लगाया जाता है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। RD-93MA इंजन जेट की एजाइलिटी और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन की क्षमता बढ़ाता है। हालांकि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रशिया से इन इंजनों की सप्लाई रोकने का अनुरोध किया था। भारत का मानना है कि ये इंजन पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 को बढ़त देते हैं और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाते हैं। इसके बावजूद भी रशिया ने $500 मिलियन के पहले से तय किए गए अनुबंध और आर्थिक कारणों के चलते सप्लाई जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे ऑब्वियस सी बात है, भारत और रशिया के संबंधों में तनाव आ सकता है और इवन भारत अब तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि F-35 की तरफ भी अपना झुकाव कर सकता है। रशिया का ये कदम भारत के लिए एक टेंशन देने वाला है। यहाँ पर दोस्तों एक भरोसेमंद पार्टनर होने के बावजूद भी रशिया ने भारत की अपील को नकारा और पाकिस्तान को JF-17 इंजन की सप्लाई करना जारी रखा है। तो ऐसे में दोस्तों आप जियोपॉलिटिक्स में देख सकते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। रशिया ने भी दोस्तों भारत को एक बड़ी टेंशन और ये आप समझिए धोखा दे दिया है, जिसकी वजह से आगे आने वाले डिफेंस डील्स पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।